Hi everyone. In last lecture we have studied about greenhouse effect. हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखा था, उसके मैकेनिज्म के बारे में देखा था और फिर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे वो हमने यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद अब हमने देखना है कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। जो भी मैं लेक्चर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक pekun.in का भी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आप अगर इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं और बेनिफिट आपको मिल रहा है और कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ अमाउंट डोनेट करके सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं pekun.in के लिंक पर जाकर। तो ग्रीन हाउस गैस हमने देखना है, तो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है जिसमें हमने देखा था कि जो भी सन से हमें रेडिएशन के थ्रू एनर्जी मिल रहा है, कुछ एनर्जी क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है, और कुछ एनर्जी क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो गैसेज उनको क्या करते हैं, खुद के पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। जो अर्थ का सरफेस है या एटमॉस्फेयर है वो वार्म होता है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो जो भी गैस एटमॉस्फेयर में है जो उस हीट को या उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, अपने पास रिटेन कर रहा है, उन गैस को हम लोग बोल देते हैं कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वैसा गैस होता है जो भी री रेडिएशन के बाद एनर्जी वापस जाता है वो अपने पास उसको एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है और उसको फिर से वापस वो भेज भी सकता है, फिर से वापस वो सप्लाई भी कर सकता है। मतलब उसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं फिर से वहाँ से भी रेडिएशन होगा ही होगा। तो उसी गैस को हम लोग बोल देते हैं कि ग्रीन हाउस गैस है, या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैस वैसा गैस है जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इसमें से बहुत सारे गैसेस का एग्जांपल मैं कल भी दिया था, जिसमें से वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब चीज़ें जो है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब मेन गैसेस है। जिसको हम लोग थ्योरेटिकल देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें कवर हम लोग कर सकते हैं। अ ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस दैट एब्जॉर्ब्स एंड इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैस वैसा गैस है जो एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को और इमिट भी कर सकता है। मतलब उसके पास अगर ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, तो अगर सराउंडिंग से ज़्यादा है तो वो उसको रिलीज करेगा, तो उसको इमिट भी कर सकता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। ग्रीन हाउस गैस अकर नेचुरली बट दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। मेनली जो होता है ग्रीन हाउस गैस पहले से तो अवेलेबल है ही, जैसे कि वाटर वेपर जो है वो नेचुरली अकर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से भी प्रेजेंट है, बट इसको ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से भी ये डे बाई डे ग्रीन हाउस गैसेज जो हो रहा है वो इंक्रीज करते जा रहा है, ड्यू टू विच हमारा जो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर है या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो भी इंक्रीज हो रहा है। दिस गैसेज नॉट ओनली अलाउ द सन रेज टू पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर। ये गैसेज जो है वो सिर्फ पेनिट्रेट करने से, मतलब पेनिट्रेट नहीं करता है, बट उसके अलावा जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है एक तरह का ब्लैंकेट का काम करता है, कि जो भी गैसेज आ रही है अर्थ पर स्ट्राइक कर रहा है, जो भी एनर्जी वहाँ से आ रहा है सन से, और जो भी एनर्जी सन से आ रहा है वो क्या होता है, उसको वापस कुछ तो वापस चला जाता है, कुछ को क्या करता है वो ब्लैंकेट से कवर के फॉर्म में रख देता है। तो वही बोल रहा है, दिस गैसेज नॉट ओनली अलाउ द सन रेज टू पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर सो एज टू हीट अप द अर्थ बट ऑल्सो प्रिवेंट पार्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम बीइंग रेडिएटेड बैक इनटू द स्पेस। मतलब बोल रहा है कि ये तो पेनिट्रेट, तो सिर्फ पेनिट्रेट करना ही ये इसका फंक्शन नहीं है, पेनिट्रेट करके अर्थ को हीट कर देता है, बट ये प्रिवेंट भी करता है कुछ एनर्जी को, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को क्या करता है वो वापस जाने से उसको प्रिवेंट भी करता है, बचाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है, अब वहाँ से कुछ एनर्जी सन से आया, तो यहाँ पर गैसेज जो है वो पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ कर रहा है उसको, वो पेनिट्रेट कर रहा है, बट कुछ एनर्जी को क्या करता है वो वापस जाने से वो रोकता भी है, प्रिवेंट भी करता है, वही ये पॉइंट बोल रहा है। तो ये ग्रीन हाउस गैस का ये मतलब उसमें कैपेसिटी होता है कि वो उसको वापस जाने से रोकता है। तो ये हमने ग्रीन हाउस गैस देख लिया। अब कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस होता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, और किसका क्या परसेंटेज है। पहले तो हम लोग उसका क्वांटिटी क्या है वो देख लेंगे इन्वायरमेंट में, और किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन्स आर द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज। ये सब जो है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो मेन कंट्रीब्यूशन है आपको क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो वाटर वेपर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और अगर जिसको जनरेट कर रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। वैसे नेचुरली अगर देखा जाए तो वाटर वेपर तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही वाटर वेपर का है। बट इसका क्या होता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना होगा तो वाटर वेपर क्या होगा, आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जरिए देखा जाए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अगर ग्रीन हाउस गैस का
जनरेशन देखा जाए या उसका ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमने देखा था, डिस्कस किया था, यहाँ से सन का एनर्जी आपको मिल रहा है, अर्थ पर आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ गैसेज है एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, यहाँ पर वाटर वेपर है, सॉरी वाटर वेपर है, यहाँ पर आपको मीथेन है, यहाँ पर वाटर वेपर है, यहाँ पर मीथेन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ गैसेस का यहाँ पर दिखाया गया है। तो कुछ एनर्जी तो वापस आ रहा है, जो यहाँ से जब रेडिएशन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, इन गैसेस में जाकर स्टोर हो जा रहा है। वो एनर्जी जो हो रहा है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है उनको। फिर से देख लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एब्जॉर्ब करके फिर वो इमिट भी कर रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में, अपने एटमॉस्फेयर जो भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ग्राउंड के पास, उसमें वो इमिट भी कर रहा है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसका फंक्शन तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है वो तो हम लोग जान ही गए हैं। अब देख लेते हैं कि किसका क्या क्वांटिटी है, वो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, वाटर वेपर का क्वांटिटी जो है ग्रीन हाउस गैस के में अगर बात किया जाए, टोटल ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनमें से सबसे ज़्यादा जो होता है वो वाटर वेपर का है। बिकॉज वाटर वेपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंट क्वांटिटी में है। जो भी वाटर होता है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो हमारा एटमॉस्फेयर में ही रहता है, तो ये वाटर वेपर है। बट वाटर वेपर के साथ क्या होता है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट का डिक्रीज कर गया, तब क्या होता है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर वो क्लाउड के फॉर्म में फिर रेन हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर वेपर वेरी करते रहता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसलिए हम लोग वाटर वेपर को तो छोड़कर बात करते हैं। तो वाटर वेपर अगर क्वांटिटी वाइज में बात किया जाए तो 95% जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज के फॉर्म, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज के लिए बोला जा सकता है। अगर टोटल ग्रीन हाउस गैसेज को बात किया जाए तो 95% इसमें वाटर वेपर होता है, और 3.62% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और 1.38% जो होता है वो अदर होता है। ये हमने मतलब क्वांटिटी वाइज बात किया है, अभी कंट्रीब्यूशन नहीं देख रहे हैं, ये क्वांटिटी वाइज है, मतलब किसका एटमॉस्फेयर में कितना क्वांटिटी है एज ए ग्रीन हाउस गैस के फॉर्म में। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो भी मतलब हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज, उनका ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग देखेंगे। तो वाटर वेपर का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, जिसका फॉर्मूला आपको H2O है, और यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो वेरी करता है 36 से आपको 72% तक। ये वेरी क्यों करता है, बिकॉज अलग अलग जगह पर अलग अलग परसेंटेज उसका है, किसी जगह पर ज़्यादा वाटर वेपर है, किसी जगह पर कम है, इसलिए यहाँ पर रेंज के फॉर्म में दिखाया गया है कि 36 से 72% आपको यहाँ पर है। कहीं कहीं आपको इमेज के फॉर्म में 60% देता है, 60% जो है कंट्रीब्यूशन वाटर वेपर का है। तो थोड़ा सा डेटा वेरी करता है, मतलब आपका अप्रॉक्स ध्यान में रखना है कि अगर सबका हम लोग बात करेंगे मिक्स करके नेचुरली, और अगर टोटल का बात करेंगे नेचुरली और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो टोटल सबसे ज़्यादा वाटर वेपर की वजह से होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, फिर मीथेन की वजह से होता है, फिर ओजोन की वजह से होता है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी परसेंटेज वाइज पूछ देता है, कुछ आपको पाई चार्ट के फॉर्म में दे देगा, पाई चार्ट में कुछ ऐसे करके बना देगा कि 60% क्या है, 30% क्या है, 26% क्या है, 17% क्या है। तो ये ऐसे करके कभी कभी पूछ देता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ओवरऑल बात किया जाए वाटर वेपर को इंक्लूड करके, तब सबसे ज़्यादा जो होता है परसेंटेज आपको वाटर वेपर का होता है कंट्रीब्यूशन में, कार्बन डाइऑक्साइड का सेकंड नंबर पर है, फिर मीथेन का है, फिर ओजोन का है। इस टाइप से अरेंज के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे भी अगर हम लोग सिंगल बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर वाटर वेपर को इंक्लूड करके बात किया गया है, मतलब नेचुरली अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है तब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो गैसेज रिलीज हो रहा है, उसके वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज आ रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो यहाँ पर भी रेंज वेरी करता है, यहाँ पर 64 दिखाया गया है, किसी किसी में 70 भी आपको शो करेगा, किसी किसी में 60 भी शो करता है, और कुछ कुछ ईयर पर ये वेरी भी करता है। इसलिए आपको बस एक अप्रॉक्स रेंज ध्यान में रखना है कि 60 से 70 के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये पीपल एक्टिविटीज़ या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, उसके वजह से कंट्रीब्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर वाटर वेपर को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर वाटर वेपर को हम एक्सक्लूड करके बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है, फिर मीथेन का है, फिर कुछ अदर गैसेज का है यहाँ पर, और नाइट्रस ऑक्साइड है यहाँ पर 6%। अदर गैसेज में कुछ ओजोन आ जाएगा, और भी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, फिर मीथेन है, और फिर उसके बाद आपको नाइट्रस ऑक्साइड है। और ओजोन का भी वेरिएशन थोड़ा सा होते रहता है। ओजोन जो होता है किसी जगह पर ज़्यादा होता है, किसी जगह पर कम होता है, इसलिए उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये चीज़ें हमने देख लिया। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट क्वांटिटी में है वो अपने पास वाटर वेपर है। और अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या जनरेशन की वजह से बात किया जाए, जिसमें से हम वाटर वेपर को एक्सक्लूड करके बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो मेन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। परसेंटेज थोड़ा सा वेरी करता है, डेटा टू डेटा, बुक टू बुक वेरी करता है, इसलिए परसेंटेज आपको एग्जैक्ट ध्यान में नहीं रखना है, बस ध्यान में रखना है कि किसका ज़्यादा क्वांटिटी में है। अब हम लोग यहाँ पर सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है उसका क्या सोर्सेज है, कहाँ से वो हमें मिलता है, क्या कहाँ से जनरेट हो रहा है, कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज़ किया जा रहा है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज मिलता है।
तो देख लेते हैं पॉइंट वाइज, जहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस लिखा हुआ है। बाय क्लियरिंग आउट फॉरेस्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे क्या होता है कि हम लोग डे टू डे यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, सिटीज़, न्यू न्यू सिटीज़ वहाँ पर आपको लगाया जा रहा है, न्यू न्यू हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नंबर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, ट्रीज़ को कट किया जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी घट रहा है। तो उसकी वजह से आपको जो मेन कंट्रीब्यूशन टू 1/3 ऑफ द टोटल एंथ्रोपोजेनिक CO2 इमिशन है, इसके वजह से क्या हो रहा है, 1/3 जो CO2 है इसके वजह से जनरेट हो रहा है, जो मतलब ह्यूमन के एक्टिविटीज़ की वजह से जनरेट हो रहा है। तो फर्स्ट आपको हो गया, ऑलरेडी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन। जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने कंट्रीज़ का, बहुत सारी चीज़ें, न्यू चीज़ें डेवलप किया जा रहा है, फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, न्यू एरिया बनाया जा रहा है, न्यू लैंड को वहाँ से निकाला जा रहा है और वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट बनाया जा रहा है, कंपनीज एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज बनाया जा रहा है। तो उसकी वजह से फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी थोड़ा कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी वहाँ पर बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहा है। सेकेंड है हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल टू जनरेट हीट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस रिलीजेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ CO2। अब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम लोग जो भी फॉसिल फ्यूल का बर्निंग करते हैं वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है। तो सेकंड हो गया बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से भी लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को कट करना, जो भी फॉरेस्ट है उसको कट किया जा रहा है न्यू लैंड बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए फॉरेस्ट को कंटिन्यूसली कट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पर इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो रहा है। राइज ऑफ कैटल एंड डेयरी फार्मिंग, जो भी हम लोग कैटल होते हैं, जो भी जानवर को हम लोग रखते हैं, पालते हैं, तो अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पहले ही पढ़ना था, 10th के पहले ही पढ़ना था कि जहाँ पर भी कैटल होते हैं वहाँ पर आपको मीथेन गैस का वहाँ पर जनरेट होता है, मीथेन गैस अपने आप वहाँ पर जनरेट होता है। तो मीथेन गैस का वहाँ पर जनरेट होगा, तो वही लिख रहा है, इट लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मीथेन का लेवल को इंक्रीज़ करता है। अगर कैटल फार्मिंग हम कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको इंक्रीज़ करेगा। और आगे देख लेते हैं, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इन्वायरमेंट में उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। लास्ट देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा या नेचुरल गैस होगा, उसके बर्निंग करने की वजह से भी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा। अबाउट 36% ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम फ्रॉम कम्बशन ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स गैसोलीन एंड फ्यूल ऑयल। मतलब लगभग 36% जो होता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है वो कम्बशन ऑफ लिक्विड फ्यूल की वजह से, गैसोलीन की वजह से और फ्यूल ऑयल की वजह से, कम्बशन की वजह से 36% ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है। जो भी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, उसमें 36% जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो कम्बशन ऑफ लिक्विड फ्यूल या पेट्रोलियम फ्यूल की वजह से या नेचुरल गैस की वजह से, इसके वजह से आपको यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है। तो हमने फॉसिल फ्यूल का बर्निंग देख लिया, डिफॉरेस्टेशन की वजह से देख लिया, और लैंड का जो आजकल डेवलपमेंट में यूज़ किया जा रहा है उसकी वजह से ट्रीज़ को कट किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ को लगाया जा रहा है, उसकी वजह से भी हमने देख लिया। फिर कैटल फार्मिंग जो हम लोग कर रहे हैं या फिर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उसकी वजह से भी जनरेट हो रहा है। जो एग्रीकल्चर में हम लोग फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, उसकी वजह से भी हमें वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है। तो ये सब मेन चीज़ें हैं, ये सब सोर्स के फॉर्म में इसको आप खुद से थोड़ा सा पॉइंट वाइज बनाकर लिख देना। मैं आपको समझा दिया हूँ, इसको थोड़ा सा डिटेल हर एक में 2 to 3 पॉइंट्स लिख देना। और ग्रीन हाउस गैसेस होता क्या है, कौन कौन सा उसका एग्जाम्पल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें आप ग्रीन हाउस गैसेस का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसमें इंक्लूड करके बना सकते हो। जिससे कि हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, आप लोगों को बताना है कि ओजोन जो गैस है वो कौन से स्फीयर में आता है, मेसोस्फीयर में कि स्ट्रेटोस्फीयर में कि ट्रोपोस्फीयर में, कौन से स्फीयर में आपको मिलता है वो आपको बताना है। वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इंजीनियर सारा ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और pekun.in का भी लिंक है, अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।